जय सिया राम, राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के अपने द सुमित पीर शो में। और जो विषय पे आज हम बात करेंगे भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए, वो है मुनीर ने साहब नई धमकियां दी है। आखिर मुनीर को नई धमकियां देने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी तबीयत खराब है या दिमागी तवाजुन हिल गया है? ट्रंप एक साथ टैरिफ और सैंक्शंस की बात कर रहा है। टैरिफ और ट्रेड की जो एक साथ बातें हो रही है, क्या है? नेतन्याहू की हाई स्टेक्स मीटिंग है ट्रंप से, और एक इजराइल ने कॉन्सेप्ट दिया है येलो लाइन का, उस पर बात करेंगे। इजराइल की येलो लाइन क्या है? चाइना जापान वाला मसला जो है ये दिन ब दिन एस्केलेट होता जा रहा है और कहीं ना कहीं एशिया की सुरक्षा को लेकर बहुत बढ़िया दिक्कत आती जा रही है। तो मित्रों, ये हमारे टॉपिक और कई सारे सब टॉपिक्स है जिनका बीच में समावेश होगा। तो चलिए आज का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपकी अपने 10वीं पीठ शो में। और हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन होगा कि भाई आप कहाँ गए भैया, ये हाँ आप ये लाइक का बटन दबाइए। लाइक करना बहुत जरूरी है ताकि ये वीडियो आगे बढ़े और आ, हमें इसको आगे बढ़ाने में सहायता मिले। हमारे जितने चैनल्स है, भारत विचार प्लस और सुमित अनफिल्टर्ड, सब्सक्राइब करके रखिए। तो जिस चैनल पे मर्जी आप देखिए वो आपकी मर्जी है, पर सब्सक्राइब करके सबको रखिए। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहे तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिनका बहुत स्वागत है। पेटीएम, क्यूआर कोड और पेपाल के डिटेल्स आपके सामने। चलिए शुभारंभ करते हैं। मुल्ला मुनीर, यानी कि मैड मुल्ला मुनीर, क्योंकि इसको इमरान खान ने पागल कहा है, हमने तो नहीं कहा। यानी कि मेंटल मुल्ला मुनीर, ट्रिपल एम जो इसका नाम रखा है, इसने एक धमकी दी है। इसने कहा कि भारत को हम ये कर देंगे, भारत को दिखा देंगे, भारत को बता देंगे, भारत इस मुगालते में न रहे, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान पूरा तैयार है, और ये और वो और वो और ये। अब आप सोचोगे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ क्यों भागता है? बरसात तो है नहीं, मेंढक टरटरा क्यों रहा है? चींटी है नहीं तो बरसात है नहीं तो चींटी के पर कैसे निकल आए? राइट। दिए में कभी तेल था ही नहीं तो दिया ऐसा तो है नहीं बुझने से पहले दिए की लो बढ़ गई। तो ये जो पंचर वालों के खानदान का है, तो इस छोटे पंचर को तकलीफ, इसका पंचर कहाँ हो गया भाई? है तो पंचर वालों के खानदान का ही है, तो पंचर वालों को पंचर कहाँ हो गया? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पंचर वालों को पंचर कहाँ हो गया। वैसे इसका नाम हमने ट्रिपल एम, मैड मुल्ला मुनीर, और हाँ सीडीएफ, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स, ये इसके कुछ नाम है, कुछ तखल्लुस है, आप क्या समझेगा। देखिए कल जो राजनाथ सिंह जी ने धमकी इसको दी थी, और राजनाथ सिंह जी ने तो जो बोला ऑपरेशन सिंदूर में तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर त्रिपाठी सर ने इसको धमकी दी कि भाई पिछले 8 महीने से वेस्ट अरेबियन सी में हमारी गतिविधियां चल रही है और हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और तुम्हारा हमने पार्शियल लेवल ब्लॉकेट कर रखा। मुल्ला मुनीर की समस्या ये है कि इसके नीचे अब आर्मी नहीं आती, इसके नीचे नेवी भी आता है, इसके नीचे एयरफोर्स भी आता है। ये जो एमएमएम है, मैड मुल्ला मुनीर, ये थोड़ा बौखला गया। कहता है यार पहले तो अगर आर्मी को कुछ कहते तो हमें जवाब देना पड़ता, अब नेवी को बोल दिया तो नेवी का भी जवाब देना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान की नेवी जो है ये निकम्मी नेवी, मछुआरों का गैंग है, तो इस मछुआरों की गैंग को बचाना हमें पड़ेगा। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में सबसे नीची नजर से अगर किसी को देखा जाता है, नेवी को मैं देखा जाता, माना जाता है ये निकम्मे, बेकार, नाकारा और पता नहीं क्या क्या लोग हैं, जिससे मैं सहमत भी हूँ। ये जो पाकिस्तान का एयरफोर्स का चीफ अभी सिद्धू है, तो अब वो भी इसके नीचे आ गया, सीडीएफ फॉर्मली बन गया। तो कह रहा जी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और आपको ये बता दूं कि जो मेरा इसको लेके असेसमेंट था, मैंने कहा बहुत डेंजरस आदमी है। ये पाकिस्तान की इतिहास में पहला 5 स्टार जनरल है। इसके पास 3 मिलिट्री डेजिग्नेशन है अभी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल और सीडीएफ। ये तीनों डेजिग्नेशन इसके पास है। इज अ 5 स्टार जनरल। उसके साथ साथ इसको अपना स्टे या स्टेक मिल गया है, या अपनी से मिल गई है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में, जो पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, और जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर बटन को भी कंट्रोल करते हैं, उसमें भी इसका से बढ़ गया है। सो ही इज नॉट अ ordinary general of Pakistan now. He has become the most powerful military man of Pakistan today. ये एक हकीकत है जिसको हमें मानना पड़ेगा, और इसी कारण, इस हकीकत के कारण इसका टाइम अप होना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो
ये इसकी कहानी है। तो अब ये भारत को धमकी दे रहे, तो त्रिपाठी साहब ने इसको नेवी का जवाब देना है। राजनाथ सिंह जी ने कह दिया। अब ये सीडीएफ बना, तो सीडीएफ बनने के बाद तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। और जो इसको इसको बेसिकली जो डर लगा है, जो इसमें बौखलाहट है, वो क्यों है? मैं आपको बता रहा हूँ। डर और बौखलाहट इसमें इसलिए है क्योंकि इसको देख रहा है यार मेरा गेम हो रहा ओवर। बोलोगे सुमित भाई इसका गेम कैसे ओवर हो रहा? गेम ऐसे ओवर हो रहा भाइयों कि इसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे, इसका ज्यादा समय नहीं बचा। कारण क्या है? कारण ये है अमेरिका का नया नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, जो क्लियरली बोलता कि हमें दुनिया का पुलिस वाला नहीं बनना, हमें इधर उधर पंगे नहीं काटने, हमें आलतू फालतू की लड़ाइयों में नहीं घुसना, हमें अपना वर्चस्व या अपना वो क्या है वो दबदबा बनाने के लिए दुनिया में वॉर थिएटर्स या वॉर चीजों में नहीं घुसना। हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, हम उसके बाहर काम नहीं करेंगे। और हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पिवट है वो भारत है। बिना उसके इंडो पैसिफिक तो बेकार है। ये जो भारत की प्रति रुझान और भारत के साथ कॉपरेशन करनी है, तो भैया टेक्नोलॉजी और व्यापार दोनों में कॉपरेशन करनी पड़ेगी। चाइना को कंटेन करना सवाल ही है। अब जो अमेरिका के तेवर बदल गए, जो अमेरिका ने कल यूक्रेन को कहते हैं ना वो लाइक अ हॉट पोटैटो, डम्प देम लाइक अ हॉट पोटैटो। जेलेंस्की को तो ट्रम्प का बेटे कह रहे तो युद्ध रुकने ही नहीं देगा। ये वही जेलेंस्की है जिसके साथ 15 दिन पहले ये बैठ के अनुमान लगा रहा था टॉमाहॉक कहां तक जाएगा, क्रेमलिन तक जाएगा या नहीं जाएगा। आज उसको उठा के दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। अब इनको डर लग रहा है यार, अगर हमारा अमेरिका ने हाथ खींच लिया, हम करेंगे कि अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो सोरियो ने हाथ खींच लिया, सोरियो ने हाथ खींच लिया तो कहानी खत्म। बाकी एमईए ने तो कह ही दिया था हमारे, कह रहे हैं पाकिस्तान में ना कोई व्हाट यू कॉल, देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान में कोई भी हमें डेमोक्रेसी की आवश्यक से अपेक्षा नहीं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी दम तोड़ रही है। हाँ, मुल्ला शहबाज ने कुछ दिन तक आनाकानी की थी डॉक्यूमेंट को साइन करने में, अल्टीमेटली करना पड़ा। भाई जिंदा रहना तो डॉक्यूमेंट तो साइन करना पड़ेगा ना। अब ये जो मुनीर सीडीएफ बन के, इसकी वही हालत है, कहते सर मुड़वाते ओले पड़ना। सीडीएफ बना और अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आ गया। कहता हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया काफिरों ने। मतलब अमेरिका को तो पंगे लेने का शौक ही नहीं, उसको दुनिया का चौधरी बनने का शौक ही नहीं। अगर वो चौधरी नहीं बनेगा तो वही वाली बात है, नेताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जिंदाबाद वालों की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। तो ये तो वही है ना, जिंदाबाद करने वाला। अगर मुनिया नहीं नाचेगी तो तबलची की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। ये तो हीरा मंडी का तवलची है, कह रहा है यार ये होगा क्या पे, तो कोई खेल ही नहीं होगा। अब पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट तो ये भी कह रहा है, अगर कल को अफगानिस्तान पाकिस्तान, अगर अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ये भी कहता है अगर कल को अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज अमेरिकन इंटरेस्ट आर नॉट गेटिंग हर्ट, या अमेरिका को इससे बेनिफिट नहीं, दुनिया भर की चौकीदारी करने का भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो कह रहा है यार ये अमेरिका ने खींच लिया, सऊदी खींच देंगे। और अगर अमेरिका पूरा पूरा चीनियों के पीछे लग गया तो चाइना तो अपनी बचाता फिरेगा। चाइना के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, चाइना की जो आर्थिक तंगी, अब उसके जो आपको लक्षण वो दिखाई दे रहे हैं। तो अब चाइना ऐसे परिप्रेक्ष्य में अपनी बचाएगा या इसको पाल के रखेगा? तो अब सवाल ये है कि जब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को कोई शुगर डैडी ना मिले तो ये तो बेचारे वैसे खत्म हो जाएंगे। ये तो ऐसे कि ये तो अपनी तनख्वाह से तो इनकी गाड़ियों का पेट्रोल नहीं भरता। 25-25 रखेले रखी है और 4-6 गर्लफ्रेंडे हैं, पता नहीं दुबई में कहाँ का मकान पाल रखे हैं। दुनिया भर के खर्चे इनके, कोई जनरल कोई आसान आराम थोड़ी होता पाकिस्तान। ये इसकी हताशा और निराशा बता रही है। और ये देख रहा था पाकिस्तान वीक हो रहा, रक्षा मंत्री जी ने कहा, त्रिपाठी जी ने कहा, तो इसको ये कुछ कहना था। चोट इसको लगी है जो मैंने आपको कल बोला कि हमने बोला था भाई हमने आपका पार्शियल नेवल ब्लॉकेड कर रखा है एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। वी हैव डन अ पार्शियल नेवी ब्लॉकेड ऑफ यू एंड दिस इज व्हाट इज बैफलिंग यू। आपको ये चीज बैफल कर रही है, ये चीज हैरान कर रही है। तो अगर आपको इससे तकलीफ हो रही है तो होने दो, हम क्या करें? हमने तो जो ब्लॉकेड करना था कर दिया। और अब सीडीएफ बनने के बाद इसके पास टर्निंग पॉइंट का ऑप्शन नहीं है। और सीडीएफ बना है, वैसे बाय द वे इसको 5 साल तक के लिए पोस्ट मिली है और 5 साल बाद भी पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं जिसे कैसा था पोस्ट से उतरे। 5 साल और बोलेगा जनाब हम 5 साल और कंटिन्यू करना चाहेंगे तो कोई इसको मना नहीं कर पाएगा। इसको जिंदगी भर लीगल इम्यूनिटी मिली है एज प्रेसिडेंट, जिंदगी भर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और जब तक ये जिंदा, मतलब आप जिंदा रहते रहते इसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हाँ, मुर्दों का कुछ उखाड़ता नहीं, मुर्दा तो मुर्दा होता ना, मुर्दे पे केस थोड़ी ना चले, वो बात अलग है। जितनी जरदारी की इम्यूनिटी है उमर, उतनी इसकी इम्यूनिटी है।
तो इसके पास कुछ नहीं हो रहा। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अब इमरान खान कभी जिंदा नहीं निकलेगा। मैं कहा भाई अगर इमरान खान को निपटाना है, ये अच्छा टाइम, इसके पास पूरी इम्यूनिटी है, पूरा हिसाब किताब इसके हाथ में, जो मर्जी इमरान खान का करे, कौन पूछने वाला है इमरान खान का क्या किया। तो इमरान खान का वो दूसरा मसला भी आपको बता। दूसरी बात, ये जो इम्यूनिटी वाली चीज है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ को भी मिली है जनाब। हाँ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को भी मिली, क्योंकि आर्मी का चीफ यही है, फील्ड मार्शल भी है, सीडीएफ भी है, इसको तो मिली मिली। नेवल चीफ और एयर चीफ को भी मिली है। यानी कि पाकिस्तान में अगर आप जनरल बन गए तो वाकई आपको 70 खून माफ है। 7 नहीं, आपको 70 खून माफ है। कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा विचित्र प्रकरण हमें पाकिस्तान में सुनने को मिल रहा है। बाकी मैं तो इसे यही कहूंगा, जितने अगर तेरा कोई जनरल वनरल जिंदा है अब भी, अगर कोई जमीन दोष नहीं हो, उनसे पूछे भारत जब जब वो आए तो क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आए तो था 3-4 मुसलमानों को लेके, तब तेरा क्या हुआ तुझे भी पता है। तो भाई हमारी तैयारी तो तब से बड़ी है। हम तो तैयार है कि तुम कब आओगे, हम कब तुम्हारी मैयत बनाए और तुम्हें 3 फुट जमीन के नीचे गाड़ दे। भाई मुल्ला मुनीर तो आपकी बार मरियम बंकर में छुप, या कहीं चांदनी बंकर में छुप, या चमेली बंकर में छुप, तेरा अंत तो बिल्कुल निश्चित है। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, कुछ बुद्धिजीवियों से, और उनका मानना है कि भाई ये तो बहुत अति हो रही है। मैंने कहा मैं तो शुरू से कह रहा हूँ अति हो रही। कुछ हमारे यहाँ है कुछ डेढ़ शाने जो कहते नहीं नहीं, इज नथिंग यार, he'll just retire, he is nothing। देखिए मैं ऐसी बातें नहीं करता। इज नथिंग, he is a threat and threats needs to be taken care of। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल गई नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ अमेरिका के बाद। अमेरिका पाकिस्तान में कितने पैसे लगाएगा, कब तक लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, बहुत सी चीजों के टोटल समीकरण बदल गए। उतने में पाकिस्तान में आप जानते हैं संपन्नता तभी आती जब आसपास जहाद का अवसर मिले। जब आसपास जहाद कहीं जंग बंग छिड़े तो हम जहाद करने जाए, सस्ता किराए का जहाज, तो हमें पैसे मिले। अब फिलहाल तो जंग बंग हो नहीं रही और ये बेचारे परेशान है कि अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया, अगर डॉलर वाले सारे मित्र निपट गए तो होगा क्या। अब इन्होंने 29 बिलियन डॉलर चाइना का देना है। अब चाइना क्या करेगा, इनके चाइना इनकी तरह जिनजियांग इंटरनेशनल का दफ्तर खोलेगा। जैसे वो जिनजियांग में लोगों के गुर्दे, फेफड़े, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन सेलिंग का बिजनेस चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी करती है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी एक बार वो ये करने वाली है। जिनजियांग इनकॉर्पोरेशन खोलेगी और इनके गुर्दे फेफड़े बेच बेच के अपने पैसे वसूल करेगी। 29 बिलियन डॉलर वसूल करना, इसका ब्याज व्याज भी तो लगेगा अभी। अब पाकिस्तान तो आज खुश हो रहा था जी हमें 1.2 या 2.1 बिलियन डॉलर हमें IMF से मिल गए, दिवालियां बन रही है पाकिस्तान में, बच गए बच गए बच गए। पर जो तुम्हारे बाप चीनियों को 29 बिलियन देने, वो कौन देगा, वो कहां से आएगा। खैर ये रही मुल्ला मुनीर की पहली न्यूज। मैंने कहा आपको बता दें, ये जितना चौड़ा होने की कोशिश कर रहा, उतनी ये लाइफ लाइन अपनी छोटी कर रहा, और उतनी लाइफ लाइन, उतनी इसकी जिंदगी के दिन कम हो गए। ये एक फैक्ट है। और इसके साथ भी हिसाब किताब होना, मैं तो ओपन मीडिया में कह रहा हूं, ये कभी नेचुरल मौत नहीं मरेगा। अब भी ये पाकिस्तान से भाग जाए, शायद बच जाए, रहेगा तो ज़ियाउल हक के रास्ते ज़ियाउल हक की तरह जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रम्प्स टेरिफ, ट्रेड और टेरिफ। ये भाई साहब कहते हैं ना, फंस गई रजिया गुंडों में, ये वो वाली बात है। ट्रम्प का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कहता है तुझे ट्रेड करना है, तुझे भारत इंडो पैसिफिक को मजबूत करना, तुझे भारत के साथ व्यवसाय करना, तुझे क्वाड को मजबूत करना, तुझे भारत के साथ शिप बिल्डिंग में कॉपरेशन करना, तुम्हें जापान कोरिया को एक साथ आना पड़ेगा, तो जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज है उनको एक साथ आना पड़ेगा, चाइना को कंटेन करना और चाइना को साउथ चाइना सी में कंट्रोल करना होगा। चाइना को कंट्रोल करना लड़के नहीं करना, बल्कि टेक्नोलॉजी और व्यापार इतना बढ़ाओ कि वो कंट्रोल हो। ट्रम्प कह रहा है मेरे बंदे भी आ रहे हैं, अगले हफ्ते उनके बंदे आ रहे हैं, कोई मिस्टर रिक आ रहे हैं, और राजेश अग्रवाल जी का भी स्टेटमेंट आया कि ट्रेड डील हो सकती है। ट्रेड डील भी चाहता, सब कुछ चाहता। ट्रम्प की तो अब वो परिस्थिति है कि भाई वो बोला ना, वो कहते हैं ना, पिताजी ने लड़की पसंद कर ली है, अब तो बेटा शादी करनी पड़ेगी। तो वो वाली परिस्थिति ट्रम्प की है। क्या उसके पास विकल्प है नहीं कि वो करे ना करे। अब उसका नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो उसमें बाइंडिंग है, भाई तुझे ये करना, उसकी पर्सनल मर्जी तो है नहीं ये सब करने की। ये मैं आपको बता दूं, इसकी पर्सनल मर्जी में ऐसा कुछ करने का कोई उसका मन नहीं है। और यहाँ चाइना के साथ भी दिन ब दिन उसके तनाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो एक बड़ा डेवलपमेंट होता है विद ट्रेड डील एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट, आज ट्रम्प कहीं बैठा है,
तो वहां कुछ अचानक खबर आती है, कहते हैं कि आर इंडियंस डंपिंग राइस ऑन अस। तो ट्रंप ने बैठे बैठे वहां से फिर टैरिफ की धमकी दे दी आज। ट्रंप के टैरिफ की धमकी फिर शुरू हो गई। कह रहा क्यों? कह रहा आर इंडियंस डंपिंग राइस ऑन अस। कह रहा क्या मतलब है राइस डंप कर रहे हैं? कह रहा आई नो इंडियंस आर डंपिंग राइस ऑन अस, मैंने कहीं सुना है। और किसी ने बोला साहब हम तो उनके साथ ट्रेड डील वर्कआउट कर रहे हुए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। दे आर डंपिंग राइट, आर डंपिंग द चीप राइस ऑन अस एंड दिस इज बैड एंड वी कैन, फॉर मी इट्स वेरी इजी टू फिक्स। मतलब ये कह रहा कि मैं फिर टैरिफ लगाऊंगा, तो 2 मिनट में फिक्स कर लूंगा। अगर आप सस्ता चावल बेच रहे हो, मैं टैरिफ लगाऊंगा, 2 मिनट फिक्स करूंगा। तो यहाँ थोड़ा मसला हो गया भाई कि अमेरिका अब चावल पे भी लेके प्रतिबंध लगा रहा है। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ वापस किसान आंदोलन पे, मैं आपको वापस ले चलता हूँ ट्रेड डील पे। किसान आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि भारत के फूड इंडस्ट्री ने, भारत की उत्पादन शक्ति ने भारत का एक नाम इंटरनेशनली इतना मजबूत कर दिया, जिसको हिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये भारत का किसान प्रोटेस्ट का मूल मंत्र था, और यही सारे जो लफड़े आसपास हुई उसके आसपास हुए। ठीक है, ये पंजाब में जो भी वो हरपाल हुआन आया था, वो जो भी आसाम के जेल में बंद है, उसका उत्पत्ति, दे बीन ऑल प्रॉप्ड अप एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम टू डिसरप्ट पंजाब, टू डिसरप्ट फार्मर्स ऑफ इंडिया। ये एक गिवन फैक्ट है। अब इससे बोला जी इंडिया से सस्ता चीन चावल आता है और इसके आई पुट टैरिफ्स। बोला भाई साहब ट्रेड डील हो रही, करा कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नो हाउ टू फिक्स इट। अगर आप देखेंगे कि गणित क्या है, अब सवाल ये आता है कि भाई भारत पे कितना फर्क पड़ेगा, क्या कहानी है क्या नहीं है। अगर मैं उसको डिकोड करूं तो आपको 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले जो भारत अमेरिका को चावल बेचता है वो लंबे वाले बासमती चावल है, आप जानते हैं। और ये जो लास्ट ईयर गया था 2.34 लाख टन गया था, 2.34 लाख टन, यानी कि 2.4 लाख टन से कम। ठीक है जी। और ये जो 2.34 लाख टन गया, और अगर मैं आपको बताऊं ये भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अभी करीब 52-53 लाख टन है, तो उसका करीब करीब 5% है। हमारा टोटल एक्सपोर्ट पे अमेरिका ऑफ ऑल द फूड ग्रेन्स इज ओनली 5% ऑफ आवर टोटल फूड ग्रेन एक्सपोर्ट। हम दुनिया का 30% राइस एक्सपोर्ट करते हैं, और वो जो उसका जो नंबर है वो 52.4 लाख टन है, और उसमें से हम केवल अमेरिका को जो बेचते हैं 5% बेचते हैं, 5% मात्र। अब ट्रंप को चढ़ के कहता है ये कैसे हुआ? कहता है जी उन्होंने यहाँ कुछ मेजर ब्रांड्स खरीद लिए, उनके थ्रू कर रहे हैं। कहा अच्छा, तो मतलब हमने अमेरिका में ब्रांड्स खरीदे, कंपनी खोली, लेजिटिमेटली जो भी कर रहे हैं। मतलब इसमें 19-20 नहीं है, ट्रंप को उसमें भी तकलीफ है, क्यों कर रहे हैं जी। अब दूसरा परसेंट आपको दूसरा सवाल आएगा, चलिए बिजनेस कितना बड़ा है? बिजनेस केवल $350 मिलियन का, इससे बड़ा बिजनेस नहीं। $350 मिलियन इज नॉट अ बिग अमाउंट। में quarter of $1 billion is approximately the entire business what it is worth about. It's not hundreds of billions of dollars. अच्छा उन्होंने जी ब्रांड खरीदे तो क्या? अब आप बताओगे ट्रंप को तकलीफ का। हाँ ये बात सच है, जो हमारे राइस ब्रांड्स हैं वो 40 to 70% चीपर है देन अमेरिकन राइस ब्रांड्स। हमारा चावल सस्ता है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, और हम उतनी कीमत पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्शन अच्छी है, हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा, मशीन यूज करते हैं, पर हेक्टेयर यील्ड ज्यादा, पर प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इनका, तो ये इतने वायबल नहीं रहते। समस्या ट्रंप को किसी की नहीं है, समस्या ट्रंप को प्राइस की है। बोलोगे प्राइस का क्या लेना देना सुमित भाई? मैं आपको बताता हूँ प्राइस का क्या लेना। देखिए ट्रंप की समस्या है, जो उनका चावल $10-12 में बिकता है, हमारा चावल, वही चावल, उसी क्वालिटी का चावल $3-4 में बिकता है। ये अमेरिका के मार्केट की तो बात ही नहीं, ग्लोबल मार्केट की बात है। वो कैसे? देखिए अब जिस पे ट्रंप टैरिफ लगाने की बातें कर रहा है, ट्रंप उछल रहा, कूद रहा, तो अगर आप देखेंगे कि ये जो चावल का एक्सपोर्ट है हमारा 5% हो गया टोटल एक्सपोर्ट का, उनका जो वो इंपोर्ट करते कितना परसेंट है? इज इट 80%, 90%? जिसको लेके ट्रंप आक्रोशित हो रहे हैं। और जब आप नंबर में आपको बताऊंगा, आप सुन के हैरान होंगे। जो ये चावल है इट इज ओनली 5% ऑफ देयर कंजप्शन। मान लीजिए अगर 100 टन चावल उनका कंजप्शन है, ये मात्र 5 टन है जो इंडिया से आता है, 95 टन कहीं और से आता। तो
ऐसा नहीं कि अमेरिका को हमने लूट लिया खसूट लिया, इसलिए मैंने बोला $350 मिलियन का टोटल व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, छोटा सा व्यापार है। तो ये जो ट्रंप नाटक कर रहे हैं या कर रहा है, इसका कारण है कुछ और। कारण है जो इंडिया और बाकी ब्रांड्स में जो डिफरेंस है, उसको लेके अमेरिकन ब्रांड्स इंडिया के सामने कंपीट ही नहीं कर पाते। अमेरिका में छोड़िए, दुनिया में कहीं नहीं कर पाते। तो वो लड़की कह रही थी जी भारत में WTO को अभी केस है। अरे वो तो सदियों पुराना केस है, उसका क्या इससे लेना, क्या इससे देना। दूसरी बात, तो जो हमने एक्सपोर्ट किया वो 5% है ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट, जो उन्होंने इंपोर्ट किया उनके कंजप्शन का वो 5% है। तो ऐसा नहीं अमेरिका को हमने लूट दिया, खा लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी 95% कहीं और से आता। अगर इतना होता कि कीमत पे हम खेल रहे थे तो हमारा मार्केट शेयर फिर 70, 80, 90% होता, 5%। ठीक है जी। समस्या इज नॉट क्वांटिटी, समस्या इज प्राइस, बिकॉज दे कैन नॉट कम्पीट विद प्राइस। अब ट्रंप बैठा कहा, ट्रंप ने आज $12 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया किसानों की राहत के लिए, और ये बोला जो $12 बिलियन आए, जो मैंने टैरिफ लगाई उससे आए, और ये मैं तुम्हें बांट रहा हूँ। टिपिकल रॉबिनहुड कि मैंने पैसे कमाए, अब मैं तुम्हें बांट रहा हूँ। और ये फार्मर कहाँ के थे? ये फार्मर थे लुइसियाना के। ठीक है जी। अगर आप अमेरिका की राइस प्रोडक्शन कैपेसिटी देखिए भारत दुनिया का नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर है, और दुनिया का नंबर 1 राइस एक्सपोर्टर भी है, उसमें डाउट नहीं है। अब जो अमेरिका का अगर आप देखेंगे कहानी क्या, आर्कांसास करके जो प्रोविंस है, ये स्टेट है, वहां 50% चावल उगता है, कैलिफोर्निया में 20% उगता है। ये जो लुइसियाना है जहाँ के किसान बैठे थे उसके साथ, वो 10 से 12% या 10 से 12 से 15% केवल चावल का कंट्रीब्यूशन देता है। पर ये सारे किसान वगैरह बड़े डिस्ट्रेस में हैं, और ये सारे मागा वोटर्स हैं। ये डिस्ट्रेस में इसलिए नहीं है कि इनका 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 अमेरिका में सस्ता चावल लगे, नहीं। ये डिस्ट्रेस इसलिए है कि ये जो एक्सपोर्ट के मार्केट से वो भारत ने सारे धीरे धीरे सारे कब्जा कर लिए। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर मैं आज दूध का देखूं तो इंडिया इज द नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर। अगर आज मैं वीट का देखूं, राइस का देखूं, पल्सेस का देखूं, मतलब जो रोजमर्रा खाने पीने का सामान है, इंडिया इज नंबर 1 और 2 बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और ये जो मेन स्टेपल फूड होता है, लगभग हम दुनिया का 40% फूड कंट्रोल करते हैं। भारत में इतना खाना उगता है जो 3 से 4 बिलियन लोगों का पेट पालता है। 3 से 4 बिलियन लोगों का पेट पालता है, इतना खाना भारत उगाता है। भारत की आबादी कितनी? 1.45 मानिए, तो अपनी आबादी से लगभग डबल्स भी हम खाना करते। तो भारत मोटा नॉट द कंप्लीट फूड बास, पर जो मेन इंपॉर्टेंट फूड्स होते हैं उनको लगभग 40% का दुनिया का कंट्रीब्यूशन। 3 से 4 बिलियन लोग जो फल, फ्रूट, सब्जियां, दूध, वो कहीं ना कहीं उसमें भारत का योगदान है। राइस में, वीट में भारत से जाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ है, जबकि चाइना $330 बिलियन का खाना साल में इंपोर्ट करता है। तकलीफ वहां है। तकलीफ है भारत के एग्रीकल्चर और अमेरिका के एग्रीकल्चर में जो प्राइस है वो इतना ज्यादा है कि आप कंपीट ही नहीं कर पाते। तकलीफ इसीलिए फार्म लॉज को लेके थी। फार्म लॉज पे जो अधिवेशन चला इसीलिए लेकर, और जो ट्रेड डील में पूरे एक चीज पे ट्रंप पड़ा था, जबकि मैंने आपको बोला कि इंडियन एग्रीकल्चर का अमेरिकन मार्केट्स के लिए 1-2 बिलियन का मार्केट है। वो 1-2 बिलियन के पीछे क्यों पड़ा? बेसिकली वो 1-2 बिलियन के पीछे नहीं पड़ा था, वो भारत के एग्रीकल्चर में सेंध लगाना चाहता था, भारत के एग्रीकल्चर को हर्ट करना चाहता था, क्योंकि अल्टीमेटली भारत के एग्रीकल्चर का लेवल अभी अमेरिका को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है और वो कंपीट नहीं कर पा रहे कॉस्ट में। It was never the quantity, it was never the percentage, it was always the cost. और जो भारत ने बोला कि हमें ट्रेड डील चाहिए नहीं, हमें हमारे भाई इन सेक्टरों पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो फार्मिंग हो गई, वो दूध उत्पादन हो गया, वो छोटा व्यापारी हो गया, हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जो है ये अमेरिका को पसंद नहीं है। ये ट्रंप के दिल में कहीं ना कहीं तीर चुप के बैठा, और आज राइस आया, भारत आया तो वो बौखला गया। आप सोचे जैसे कहते हैं कि भाई उसकी सुनती घंटी बज गई। तो ट्रंप की सुनते ही घंटी इसलिए बजी क्योंकि भारत आया, राइस आया, और तकलीफ कहीं और है। तकलीफ है भारत का डोमिनेंस ओवर द फूड। ये धीरे धीरे हो रहा है, और जबकि हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग छोटी है, प्रोडक्शन लेवल इतना नहीं, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है हमारे लिए। तो मैं तो धन्यवाद करता हूं अपने अन्नदाताओं का, जो हमारे
3 से 4 बिलियन, यानी लगभग लोग दुनिया की आधी आबादी का पेट भरने का पेट पालने का काम करता है। ये एक बहुत बड़ी डोमिनेंस है भाई। एनर्जी तो तब चाहिए ना जब जिंदा होगा आदमी, पानी तो फ्री होता है, खाना बहुत बड़ी चीजें होती है। और चाइना में जब जब खाना खत्म होता, चाइना में इतिहास उठा के देखिए, तब चाइना में विद्रोह हुआ। तो ये ट्रम्प समझता है, ये ट्रम्प को पता है ये गेम है क्या, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं इसको लेके बड़ा परेशान है कि यार ये खाना, और कहना भारत पे टैरिफ लगाऊंगा, बड़े अटकलें, भारत को क्या होगा? भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, टैरिफ लगाए ना जाए, दुनिया भर के मार्केट खुले। इनफैक्ट हम 4 पैसे सस्ता बेच के अमेरिकन प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में वाट लगाएंगे। इनका चाइना ने सोयाबीन नहीं खरीदा, इनका चाइना ने कॉर्न नहीं खरीदा, इसीलिए कहा भारत मेरा कॉर्न क्यों नहीं खरीदता? भारत इज डंपिंग राइस ऑन, राइट? डंपिंग कोई नहीं करता मालिक, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तुम्हारा पर हेक्टेयर यील्ड ज्यादा, बट योर कॉस्ट इज वेरी है। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसीलिए हम जीतते हैं, और इसीलिए तुम्हारे अमेरिकन मार्केट में घुस के तुम्हारी पिटाई करते, तो इसमें तकलीफ क्या है? तो ट्रम्प एक साइड से तो ट्रेड की बात करा, एक साइड से टैरिफ की बात करे, समझ गए समस्या क्या? समस्या है आक्रोश मोदी से, समस्या आक्रोश भारत से। मोदी कैसे खड़ा, भारत कैसे खड़ा, कैसे मेरी बात नहीं मानते, कैसे मेरे सामने खड़े, कैसे मुझे रोक देते, कैसे हमें कहते नहीं हम नहीं आपको करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो ये तकलीफ इसको यहां पे है, तकलीफ और कहीं नहीं है, तकलीफ है भारत को लेके, भारत के बढ़ते वर्चस्व को लेके, और जो भारत अभी शक्ति बन के उभरा है उसको लेके इसको तकलीफ है, पर्सनल प्रॉब्लम है। ये लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक समस्या न थी, न है, न होगी, पर्सनल प्रॉब्लम। भारत का नाम है somebody told me they are dumping rice on us। अबे भैया 5% तुम्हारा उत्पादन का हमसे आता, तो हाउ द हेल कैन वी डंप राइस ऑन यू? जहां से मर्जी ले लो, चाइना से ले लो, अगर वो तुम्हें देते हो तो ये समझिए। और पीछे हमने चाइना को भी एक राइस एक्सपोर्ट करना बंद हो गया तो उनकी भी हवा टाइट होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है, और इसीलिए ये चाहते थे कि मोदी और किसान, चाहे वो किसान आंदोलन हो या ये अमेरिकन ट्रेड हो, इसके कारण वो वॉर पाथ पे आए कि जो भारत का जो एग्रीकल्चर डोमिनेंस है इसको हम कैसे खत्म करें, इसको कैसे बर्बाद करें, ये इनके मन में, और इनके मन में कुछ है नहीं। ये आपको दूसरा पॉइंट बता दें, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेतन्याहूस ट्रम्प हाई स्टेक्स मीट। 2 मसले यहाँ पे, एक है इजराइल ने एक घोषित की है येलो लाइन। अभी येलो लाइन क्या है? देखिए ये नक्शा हमारा, ठीक है, ये गाजा है यहाँ ऊपर की तरफ, इजराइल यहाँ। जब इजराइल आया वो पूरा लगभग गाजा को उसने कैप्चर कर लिया, थोड़ा सेंट्रल गाजा को छोड़ के। फिर सीज फायर हुआ तो बोला इजराइल को थोड़ा पीछे जाओ, इजराइल यहाँ, इसको उसने बोली येलो लाइन। ये येलो लाइन इजराइल की बाउंड्री का, यहाँ थोड़ा पीछे आ गया, बोला येलो लाइन। पीछे आपने देखा होगा कि ये सारे लोग ड्रामा करे जी, सीज फायर टूट गया, ट्रम्प को ये बोल दो, क्योंकि नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट इन्होंने पढ़ा ही नहीं लगाया। अमेरिका के इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज बदल गए, गेम ओवर हो गया। फिर ट्रम्प पे भाई ब्राइबरी के चार्ज भी लगे, सब लगा, ट्रम्प के बेटे के तेवर बदल गए। तो उन्होंने कहा जी सीज फायर नहीं होगा, हमास को ये दे दो, हमने हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह ये करेगा, ईरान को बोलो, ये सब इनका ड्रामा चलता रहा। जब ये ड्रामा चलता रहा तो जब इन्होंने एक पोजीशन क्या अपनी बनाई, अब सीज फायर नहीं होगा, इन्हें लगा कि इजराइल को हमने गाजा कैप्चर करने से रोक दिया, तो अब हम बोलेंगे यहाँ इजराइल है कि अब सीज फायर नहीं होगा, बैक टू नॉर्मल, हमास की दुकान चालू। इजराइल ने कल रात को अनाउंस किया जो येलो लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है यहाँ पे, मेरा इजराइल का बॉर्डर यहाँ है, कह रहा यही नया इंटरनेशनल बॉर्डर है। यानी कि लगभग 60% क्षेत्र गाजा का येलो लाइन के माध्यम से इजराइल के कब्जे में आ गया। मतलब तेरी 60% की टेरिटरी मैंने ले रखी है, यही मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, सीज फायर नहीं करना, घंटी बजा, तुम्हें हमास को डिसआर्म मत करना, मत करो, हम देख ही लेंगे। यानी कि तुम्हारी हमने 60% जमीन पे कब्जा कर लिया, जय माता दी, बताओ क्या करना है। अब इनकी हवा निकल गई, ये कतर वतर जितने कूद फांद रहे थे सबकी हवा निकल गई। कह रहा है ये तो हमने सोचा ही नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कर दिया। और कह रहा मैं येलो लाइन से पीछे नहीं जाऊंगा, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, अगर आने वाले टाइम में फैसला हुआ तो मैं जाऊंगा। जब ये उसने बोला तो इतने में डोनाल्ड ट्रंप को फोन पहुंच गए होंगे कि जनाब इन्होंने तो गाजा का 60% जमीन खा गए, पीछे कतर कह रहा मैं पैसे नहीं दूंगा, मोहम्मद बिन सलमान कह रहा मैं इब्राहिम के कॉर्ट्स में नहीं आऊंगा, और अब सऊदी पैसे देगा नहीं देगा ये भी नहीं पता। तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे परेशान, कह रहा क्या करे। बेंजामिन नेतन्याहू को फोन लगा तो भाई साहब आपको पहले भी बुलाया था, आप आ नहीं रहे अमेरिका। कह रहे सर आजकल थोड़ा बिजी है, यहाँ बड़ा लफड़ा चल रहा है इसराइल में, अच्छा करते 29 तारीख को हम आते हैं अमेरिका
और 4-5 दिन रुकेंगे। बोला ठीक है आइए। बोला तब तक हम थोड़ा यहाँ बिजी हैं। अब तब तक क्या करा इजराइल, जो उसको एक्टिविटी करनी है वो करेगा। फिलहाल येलो लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर, बात खत्म। उसके आगे इजराइल है सारा, मतलब हैट्स ऑफ टू इजराइलीज। अब बेंजामिन नेतन्याहू इसको बुला रहा है 4-5 हिस्से। एक तो अब्राहमिक अकॉर्ड्स की बात होगी, सबसे बड़ी उसकी जो बात करनी है नेतन्याहू से, बोला भैया सीरिया में से तुम कब निकलोगे? सीरिया में जो बफर जोन है जिसमें इजराइल बैठा, और मैं आपको कह रहा था अभी इजराइल के टैंक के 20 मिनट दूर है दमस्कस से। और माउंट हेरमोन पे जो इजराइल का कब्जा वो कहाँ छोड़ दो, क्योंकि शहारा अल जुलानी कह चुका जी इजराइल तो इज इंक्रीजिंग रीजनल हॉस्टिलिटीज और ये मुसलमानों के लिए ठीक नहीं, हम कब तक सहेंगे। अब है तो बेचारा आतंकवादी, कब तक वो मतलब वो सूट पैंट उतार के वो एके और वो पठानी सूट ही तो पहनना, सर पे टोपी बन गया बैक टू बैक। तो कहता है जी ये नहीं चलेगा। और नेतन्याहू ने कहा मैं उसकी प्रोग्रेस से बड़ा खुश हूँ, बड़ा अच्छा लड़का, बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है मेरा जुलानी यानी कि अल शहरा का बड़ा ब्राइट बोल है। तो तुम यहाँ जाओ जरा, उसके बारे में बात करनी है, फिर लेबनान के बारे में बात करनी है, फिर फेज 2 के बारे में बात करनी है। अब फेज 2 में तो तब बात करिएगा ना जब लास्ट बॉडी मिले और जब ये मसला ठीक हो। फिलहाल इसराइल ने यूनिलैटरली येलो लाइन को बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर लिया। अब इन सबको लगती मिर्चें। अब कह रहे जी पीस कीपिंग फोर्स की बात करनी है। पीस कीपिंग फोर्स में से पाकिस्तान ने बोला मैं सिपाही तो भेजूंगा पर मैं हमास को डिसआर्म नहीं करूंगा। तुर्किया कहता हम वहां होने चाहिए, साफ मना कर चुका। और जबकि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि मैं ठीक है फेज 2 के लिए तैयार है, पहले हमास को डिसआर्म करो और बाकी के लीगैलिटीज पूरी करो। अब हमास को डिसआर्म कौन करेगा? अब इन्होंने सोचा था कि उस दिन हमने रफा टनल्स बचा ली, हमास के जिहादियों को बचा लिया, जो बिल्कुल ये जो इस्लामिक आतंकवाद था ये बिल्कुल इतना सा बच गया था, इसका एपिसेंटर हमने बचा दिया, फिर आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, इजराइल ने बोला ठीक है जी हमने तो कब्जा कर लिया। अब बेंजामिन नेतन्याहू टेबल पर जाएगा तो उसको लगा सर मेरे पास 60% जमीन है गाजा की, बोलो क्या करना, सीरिया में क्या करूं बोलो, लेबनान में क्या करूं बोलो, सऊदी में क्या करूं बोलो। तो अगर आप मुझे बोलोगे आई हैव आल्सो समथिंग ऑन द विद मी एज अ बार्गेनिंग टूल, दैट इज द 60% लैंड ऑफ गाजा मेरे कब्जे में, जिसे मैं येलो लाइन कहता हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर है, बताओ। तो अगर आप मुझसे कंसेशन चाहते हो तो मुझे आपसे कंसेशन चाहिए, क्योंकि वो कह रहे, कतर कह रहा था जी हम तो पैसे लगाएंगे नहीं जब तक इजराइल की सेना नहीं निकलेगी, तो तब तक क्या होगा। उन्होंने कहा ये थोड़ा ड्रामा करके इजराइल की सेना को बाहर निकलवाने के, उस इजराइल ने उल्टा क्या कर दिया, येलो लाइन मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जाओ तुम सालों घंटी बजाओ सब घंटी, इंटरनेशनल बॉर्डर मेरा येलो लाइन है। अब नाउ दे आर कॉट इन अ कैच 22 सिचुएशन। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, फंस गए, तो दाव उल्टा पड़ गया। बाकी नेतन्याहू से मिलेंगे, ये सब बातें होंगी, पर तब तक इजराइल इज ट्राइंग टू गेट इट्स बार्गेनिंग चिप्स इन प्लेस। ये तो 60% जमीन पे कब्जा करके बैठा है, बाकी जो भी उसको तब तक ठोकना पीकना जिसी को भी, वो भी निपटा देंगे, जिसका भी काम करना वो भी कर देंगे। यहां से ट्रंप ने अपने एनवॉय को भेजा किंग अब्दुल्ला साहब से मिलने जॉर्डन, कि भाई किंग अब्दुल्ला को समझाओ। यहाँ से इसके एनवॉय घूम रहे दुनिया भर में कि ये इजराइल और ईरान की लड़ाई है, ये जो गाजा वाला मसला ये कहीं ना कहीं ठहरे। पर इजराइल को काफी चीजों को लेके आक्रोश कह रहा है जी हम तो नहीं मानते, हम तो ये करने नहीं देंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेल स्पिन हो रहा है कि कौन कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, कौन सी चीज कहाँ जाएगी। और जो अब मीटिंग होगी तब तक जियो पोलिटिकली कितने समीकरण बदल गए होंगे, क्या चीजें बदल गई होंगी, क्योंकि अब अल्टीमेटली यूरोप इज ऑन इट्स ओन, मोटा मोटा जो दिख रहा है, नॉट राइट नाउ बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे आर ऑन दिस ओन। अब यहाँ कौन सा रिलेशन रिसेट होगा, कौन सा पैराडाइम बदलेगा, वो तो हमें बाद में पता लगेगा। और बाय द वे बेंजामिन नेतन्याहू जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने फ्लोरिडा, जो उनका मैरी लागो जो इनका रिजॉर्ट है या जो उनका मेंशन है वहीं पे मिलेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू इज नॉट टचिंग डाउन इन न्यूयॉर्क, क्योंकि ममदानी तब तक पावर में आ जाएगा, और ममदानी ने कहा कि जैसे ही न्यूयॉर्क आएगा मैं उसको पकड़ूंगा। अब देखते हैं कि ये जो इस्लामिस्ट ममदानी है ये नेतन्याहू को पकड़ेगा, या इस्लामिस्ट ममदानी के डर से बाकी सारे लोग फ्लोरिडा ही लैंड करना शुरू करेंगे, या किसी और स्टेट में लैंड करेंगे, ताकि हम मतलब ये डीसी हो गया, वर्जीनिया हो गया, कहीं भी हम लैंड करेंगे ताकि हम ये जो है आपका हेरेडॉन एयरपोर्ट है, कौन सा नाम एयरपोर्टों के नाम भूल गया मैं, काफी टाइम हो गया, मैं वहां लैंड करूं ताकि जेएफके लैंड कर सकता हूँ। जेएफके तो नहीं कर पाओगे, आपको डीसी लैंड करना पड़ेगा, तो मैं कहीं और लैंड करूं
ताकि मैं इन सब के शिकंजे से दूर रहूं। तो ममदानी साहब अपना पूरा जोहर दिखा रहे, कह रहे मैं तो 10 मिलियन के मेंशन में इसलिए रहूंगा क्योंकि यार मेरी फैमिली को ना पर्सनल थ्रेट है। पहले एक बेडरूम के एक स्टूडियो एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था, अब $100 मिलियन के मेंशन में रहेगा। किस लिए? मेरी फैमिली को थोड़ा थ्रेट है, इसलिए मैं वहां रहूंगा। ये भाई साहब वक्त देखिए, वक्त कितना बलवान है। तो ये ट्रंप और जुलानी का खेल चल रहा है, क्योंकि अभी भी उसको उम्मीद है कि सऊदीया से और कतर से पैसे मिल सकते हैं। अमेरिका को इन्वेस्टमेंट मिले ना मिले, पर जेराल्ड कुश्नर और विटकॉफ तो अपना पैसा निकालेंगे। किंग अब्दुल्ला को फंसाने के चक्कर में पाकिस्तान अपनी पेशकश दे चुका है, इजराइल को मंजूर है नहीं, और हमास के जो जिहादी रफा के टल्लों में उनका काम हो रहा है। यहां से हमास भी डेस्परेट हो रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। येलो लाइन का मतलब है इट इज अ रियली रियली बिगेस्ट सेटबैक फॉर द पीस टॉक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। बट ये मैं मानता हूं बेंजामिन नेतन्याहू एक लिवरेज लेके जाएंगे एंड ही विल ट्राई टू एंगेज दैट लिवरेज एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। नेतन्याहू भी तो पुराना खिलाड़ी है, कौन सा कल का कच्चा चावल है वो। तो भाई साहब ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक। अब आते हैं चाइना जापान एस्केलेट्स। देखिए चाइना और जापान में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है। चाइना गए थे जर्मनी के चांसलर और वहाँ के मंत्री, उनसे मीटिंग हुई। तो वहाँ पे हमारा जो वेंगी है वो कह रहा है जी ये जापान तो हमें मिलिट्री से धमकी दे रहा है और हम तो उसका जवाब देंगे, और वो हमें इस क्षेत्र में एक्सरसाइजें करनी नहीं दे रहा। वो जो हमारे नॉर्मल पेट्रोल है, जो शरीफाना पेट्रोल है, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स की तरफ जाते हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं, वो हमारे जेट्स को लॉक करते हैं। पूछा भाई तुम्हारे जेट्स ने जो उनको जापानीज को लॉक किया था, कह रहा हमने तो लॉक किया ही नहीं। और आज सीधा सीधा पलट गया, कह रहा हमने कब लॉक किया, हमने लॉक किया ही नहीं। ये तो जापान है जो तंग करता है, जापान है जो दिक्कत करता है। और ऐसा ना हो कि कभी कोई गलती हो जाए और हमसे कुछ गड़बड़ हो जाए कि जापान ने तो हमें मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कही है और वहां ताइवान भी बड़ा बौखलाया हुआ है। ताइवान कह रहा है यार मेरा तो जापान से बहुत कम डिस्टेंस है, अगर जापान में युद्ध हो गया या ताइवान में युद्ध हो गया दोनों इंपैक्टेड होंगे। और आपको जान के हैरानी होगी ताइवान जो है कम से कम 50 साल से ज्यादा जापान की कॉलोनी रहा। तो जापान का इन्फ्लुएंस ताइवान में कहीं ज्यादा है बनिस्बत जापान का इन्फ्लुएंस इन मेनलैंड चाइना। तो ये भी एक इक्वेशन समझ आ रही है। और कहीं ना कहीं अब जो चाइना की स्ट्रेटजी वो होगी कि मैं दोनों थिएटर्स को एक्टिवेट कर लूँ, मैं ताइवान को भी एक्टिवेट कर लूँ और मैं जापान को भी एक्टिवेट कर लूँ, और थोड़े इस पीस प्रोसेस को मैं अनस्टेबल करूँ। दैट इज व्हाट हिज मिशन एंड विजन वुड बी। इसी पे वो जापान इस पे चाइना काम कर रहा होगा, इसलिए दुनिया भर में जाके कह रहा जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उन्होंने वायलेशन कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। और ये भी धमकी दे रहा है कि अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो फिर हमें एक उपयुक्त जवाब देना पड़ेगा, हमने अपनी डिप्लॉयमेंट्स बढ़ानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो चाइना और जापान वाला मसला ये मुझे विद एवरी पासिंग डे एस्केलेट होता नजर आ रहा है। अब ये कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, ये कहना तो मुश्किल है, बट थिंग्स कैन गो वेरी 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 टफ। तो भाइयों बहनों, ये था आपका विचार भारत विचार में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी भी लाइक कीजिए, ये जरूरी है, वीडियो को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बहुत आभार, साधुवाद होगा। और भाइयों हमारे सारे चैनल भारत विचार प्लस अनफिल्टर्ड सब्सक्राइब करके रखिए, जिस मर्जी एक चैनल से देख सकते हैं। और आपसे कुछ कहना था कि मैं एनकरेज करूंगा आप मेंबरशिप्स ले लें, मेंबर्स के क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलती है। और मैं अब आपको 2 वीडियो दिखाने वाला हूँ, सुमित पीर कलेक्शन एंड सुमित पीर एडवाइजरी। उसके बाद सीधा चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। टीम कैन वी हैव द वीडियोस प्लीज। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com
और sumitpi.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। Sumit P. Collections, but the scope is much beyond what you see on the promotion video on the website. And we also give advisory. और अगर products के बारे में आपको कुछ पूछना हो या कुछ guidance लेनी which suits you or not, you can get in touch with my team. Video please. शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 धन्यवाद जी। आज हमारा फुल स्क्रीन मोड भी चल रहा है, अच्छा है। चलिए, आई एम होपिंग द आवाज इज गुड एंड यू कैन हियर मी। टीम मुझे बताइएगा अगर आवाज में कोई दिक्कत हो तो। कैन वी गो टू द क्वेश्चंस प्लीज। आउट ऑफ टॉपिक, क्रिश्चियनिटी इज डिक्लाइनिंग इन यूरोप। यस सर, इट इज डिक्लाइनिंग इन यूरोप और मुझे लगता है वी आर फ्रीजिंग अगेन। लेट मी गो बैक टू द नॉर्मल मोड। नजर लग जाती है हमारी, क्रिश्चियनिटी इज फ्रीजिंग इन यूरोप, यू आर राइट। और इस्लामाइजेशन इज ऑन द राइज। और जो फ्रांस में बच्चों का एडमिशन होता है, मैक्रोन साहब माइट इंसिस्ट कि भाई मेरे तो भाई नंबर्स आर लुकिंग गुड एंड ऑल, पर कहते हैं कि हर दूसरे बच्चे का नाम एडमिशन जो होता है स्कूल में उसका नाम मोहम्मद होता है। तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि किसकी आबादी बढ़ रही है और किसकी घट रही है। यूरोप को नीरव जी एक सिविलाइजेशन लाइबिलिटी डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में। बस सभ्यता वाली मजबूरी। सिविलाइजेशन लाइबिलिटी इज अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी पावरफुल डिमीनिंग वर्ड। नेक्स्ट, America don't want anybody to earn dollars by selling their products and their country-owned dollar should not deserve as a reserve currency. भाई ये तो आप आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहे हो आशीष जी। फिलहाल तो यही है और ऐसे ही चलेगा। और अमेरिका हमेशा चाहेगा मेरा सत्ता चले। और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं होती, इट्स लाइक द सूप ऑफ द डे। आज क्या बिकेगा, कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा, उसके हिसाब से उसको दुकान को चलाते। नेक्स्ट, कल हमारा फुल स्क्रीन मोड अच्छा चल रहा था सर। न्यूज चल रही है कि फेल्ड फील्ड मार्शल को हार्ट अटैक आया है। तथास्तु भाई, मैंने तो बोला नेचुरल डेथ नहीं मरेगा, बोला हार्ट गया, हार्ट अटैक। चलो, फेल्ड फील्ड मार्शल मैड मुल्ला मुनीर, अगर हार्ट अटैक आ गया तो समझिए। मैंने कहा ना, जो पाकिस्तान में जितना ऊपर जाएगा और जितनी जगहों को कब्जा करके रखेगा उतना 100% मरेगा सर। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज that the atomic assets lying in the Pakistan are property of USA, then how could they could control such assets? देखिए, कंट्रोल एसेट्स का नहीं है। कुछ इनके पास 2 या 3 बड़े बॉम्ब ऐसे जो माने जाते हैं इनके कंट्रोल में है, वो 3 वेपन्स। और जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर हेड्स है वो इन्होंने काफी डेवलप किए हैं और काफी डिप्लॉय किए हैं। टैक्टिकल वॉर हेड्स में ये होता है, जैसे वो रशीद पाव आधे किलो का कहना है, नॉट लिटरली पाव आधे किलो का, बट एक कमांडिंग ऑफिसर लेवल का बंदा उन पे कंट्रोल कर सकता है। एंड दे आर वेरी इजी टू डिप्लॉय बट वेरी डेंजरस टू यूज। उनका पूरा कंट्रोल इस पे है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इफ दे अटैक अस विद अ टैक्टिकल वॉरहेड, विल रिस्पॉन्ड विद अ प्रॉपर न्यूक्लियर वॉरहेड, बट देन द एंड गेम बिगिंस। समस्या ये है। और ये आदमी मेंटली अनस्टेबल है, पागल है, एंड दैट इज व्हाट हाउ इमरान खान काइंड ऑफ डिस्क्राइब्स हिम। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है कि क्या इंडिया रिलेशनशिप टैरिफ लगा सकता है यूएस पर सिग्निफिकेंट सो दैट अफेक्ट द गूगल फेसबुक ऐसा। देखिए, ये आपको बता दूं, जब ये क्वेश्चन आया था तो हमारे जो महानुभाव है राहुल गांधी जी, नेता अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन, और कुछ जो देश के ऐसे लोग हैं जिनको भारत के इंटरेस्टों में इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने कहा था इंडिया क्यों नहीं टैरिफ लगाता, उन्होंने 20 लगा, तुम 60 लगाओ। तब हमारे जो आरबीआई के गवर्नर साहब थे, उनका बहुत क्लियर मैंडेट था, कह रहा हमारी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाओगे। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओगे तो बेसिकली वो यहाँ का इंपोर्टर ही पैसे देता उसके, तो वो फिर मार्केट से निकाले या कुछ वेंडर से निकाले। टैरिफ्स का मतलब है आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हमारा व्यापार इसलिए इम्पैक्ट नहीं हुआ, हमने रेसिप्रोकल टैरिफ इसलिए नहीं लगाया कि हम अमेरिका से डरते हैं, हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे आरबीआई से हमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, do not go for reciprocal tariffs, and it really worked. Next. China will not fail because of the dictatorship, but it isn't true that once nuclear attack starts, China will take a risk to attack India and capture the Indian abundant resources. सर, न्यूक्लियर अटैक का एक ही प्रॉब्लम है, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। इंडिया इज अ टाइम टेस्टेड न्यूक्लियर ट्रायड, तो बीजिंग थोड़ी ना बचेगा कैप्चर करने के लिए। भाई, कोई भी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है ना। प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स में वो जिंदा रहने का विकल्प ही खत्म हो जाता है। हाँ, बट कॉन्सेप्चुअली यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना इवन फॉर 1 सेकंड, उसमें कोई डाउट नहीं है। फंडामेंटली दैट इज हाउ इट इज। नेक्स्ट। सर, योर नॉलेज ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स इज सेकंड टू नन, बिग सैल्यूट। अरे बहुत बहुत आभार सर, सब महाकाल की कृपा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। थैंक यू, बहुत आभार। सुमित जी, धुरंधर इज अ मस्ट वॉच मूवी, पार्ट 2 गोइंग टू बी रिलीज्ड इन मार्च 2020 फ्रॉम 2000 चार्ली नोट, मुंबई पार्लियामेंट अटैक, IC काठमांडू हाईजैक, ऑल एक्टर्स हैव बीन गिवन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। Next. Your diagnosis is always accurate, Sumiji. We respect you for that. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार. Thank you very much. It is trending as Sir Munir has been admitted to a hospital as he is suffering heart attack and is a critical condition. Is this true? Hope the news is true. अरे भाई यार, मैं तो खुलेआम कहता हूँ इसका, जितनी मैं तो आज शो के शुरू में भी कहा था, जितनी जल्दी टिकट कटेगी उतना अच्छा है। मैं और क्या बोलूं। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है तो मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था। इंडिया लिफ्टिंग इट्स एक्सपोर्ट बैन, इंडिया लिफ्टिंग इट्स एक्सपोर्ट बैन हैज फ्लडेड द मार्केट। बहुत बढ़िया करिए, बहुत बढ़िया करिए, वाट लगा दीजिए। और ये हमेशा लड़ाई कभी क्वांटिटी की नहीं थी, प्राइस की थी। करंट ट्रेंड्स पॉइंट सरप्लस इन गोल्ड राइस प्रोडक्शन, आफ्टर दैट इट विल प्ले, करंट ट्रेंड्स पॉइंट टू सरप्लस इन ग्लोबल राइस प्रोडक्शन, आफ्टर दैट इट विल प्ले अ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, अभी जो मार्केट खुलेगा सरप्लस आएगा। भाई देखो, अगर खाने से बड़ा पावर कोई नहीं होता। जियो पॉलिटिक्स में जो खाने को कंट्रोल करेगा वो सबसे बड़ा पावर है। एनर्जी तो जब चाहिए ना, बाद में गाड़ी के लिए, पेट्रोल के लिए जब खाना होगा, खाने की ताकत बहुत ज्यादा है सर। नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट 1.7 बिलियन इंडिया फर्म। हाँ, ये मैंने देखा था, सत्या नडेला जी आज मोदी जी से मिले थे। अच्छी बात है, पर यार ये कम पैसे लगाते। 1.7 बिलियन क्या हम कोई भिखारी मुल्क है क्या? कम से कम यार ये इंडिया की बात करो, 10-20 बिलियन में बात किया करो। ये चिंदी वाले पैसे लगा रहे हैं 1.7 बिलियन। कम पैसे, कम बड़ा मार्केट है यहाँ पे। मुझे तो आई एम ऑल फॉर द इनिशिएटिव, बट अमाउंट इज वेरी स्मॉल यार। इंडिया की बात करो, 150 करोड़ का मुल्क है क्या? 107 1.7 बिलियन, कम से कम 17 बिलियन होता तो हमें भी मजा आता, हम भी इसको जरा समाचार कवर करते। मतलब चिंदी वाली हरकतें हैं बस। Dear Sumit, if ever BJP loses Lok Sabha election, what will India look like? अरे भाई,
परिकल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। मेरा दिल घबरा जाएगा, पता लगा मेरे को भी कहीं जाना पड़ जाएगा, ऐसा सोचो भी मत। It will be a disaster, debacle. UK 48 आवर टोटल पुलिस एब्सेंस, व्हाट डू यू से? UK फॉलन, वेयर इज स्टारमर? मैं आपको कह रहा हूँ स्टारमर तो भाई डीप स्टेट और इस्लामिस्टों के दम पे ही चलता है। यूके की हालत बहुत खराब है, यूके में परिस्थिति बहुत खराब। मैं तो अपने एनआरआई भाई बहनों से कहता हूँ, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। और अगर आपको लगता है कि ऐसा होता नहीं या हो नहीं सकता, आई हैव सीन इट हैपन विद माय ओन आईज एंड विद माय सेल्फ, तो डोंट बी कंप्लिसेंट। वी नीड सनातनी मिशन स्कूल्स टू टेक इफेक्टिव एजुकेशन एक्सपेंसेस बर्डन। देखिए, एजुकेशन अब भी भारत में सस्ती है, बट स्कूलों में सनातनी एजुकेशन और सनातनी वैल्यूज के बारे में पढ़ाई नहीं हो रही है। मॉरल साइंस की पढ़ाई हो रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। और एजुकेशन शुड बी होलिस्टिक, जिसमें स्पोर्ट्स भी हो, जिसमें धर्म भी हो, शस्त्र भी हो, जिसमें सब कुछ सिखाया जाए। तो जो पहले गुरुकुल में इट वाज अ होलिस्टिक एजुकेशन, नाउ एजुकेशन इज ओनली लिमिटेड टू एकेडमिक एजुकेशन, जहां मेरी आपत्ति है। Sumit, the news is right that Bangladesh is buying Eurofighter planes. सर, खबर ये आई है कि कुछ LOI की बात हुई है. Some LOI has been signed or something. Between LOI to order, there's a difference between people say there's a slip between cup and lip. LOI to order is between the sea and the mountain. पैसे का उनके पास, आजकल बेचारे ऐसे थोड़ा तफरी काटते हैं. Next. Sir, please talk about MI6 chief. Is she related to Nazi? बात करेंगे इसमें, अभी रहने दीजिए, उसमें कुछ सेटिंग है. नेक्स्ट. नमस्कार सर, वणक्कम, राम राम, हर हर महादेव, जय सिया राम जी, हर हर महादेव जी, आपको भी हर हर महादेव. नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण. नमस्कार जी, आपको भी. रिंकू जी, राम राम जी. धर्मपा जी की फोटो लगाई आपने. राम राम पंकज जी. हर हर महादेव. राधे कृष्ण, राधा कृष्ण. कुल देवी को ठिकाना लगा होगा. राधे. कुंगला देश को ठिकाने लगाना होगा. जरूरत क्या है? अगर ये अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट पे अमेरिका चलने लगा तो समझिए वेंटिलेटर की पावर सप्लाई कट गई. फिर क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं. तो चलिए मित्रों, ये हमारा आज का अधिवेशन समाप्ति की ओर जा रहा है. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा. अपने फैमिली फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो डाल दीजिएगा. और आप चाहे तो हमें समर्थन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है. सब डिटेल्स आपके सामने. फिलहाल अभी आज के लिए आपसे आज्ञा लूंगा. भारत माता की जय. वंदे मातरम. ओम नमः पार्वती पतया. हर 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 महादेव.